हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 और 2 का सिर्फ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों जो कि आपके पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। और इस साल के बोर्ड एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से, वो सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जीवन और संस्कृति की मुख्य विशेषता बताइए। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2022 और 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के जीवन और संस्कृति की मुख्य विशेषता बताइए। ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का भी चांस है, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसका आंसर देखते हैं क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जीवन बहुत ही संगठित और उन्नत था। क्या था? हड़प्पा सभ्यता का जीवन बहुत ही संगठित और उन्नत था। नगर नियोजन इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। क्या थी? नगर नियोजन जो थी इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, जहाँ चौड़ी सड़कें और नालियों का जाल बिछा था। घर पक्की ईंटों से बने थे। क्या थे? घर पक्की ईंटों के बने थे और दोनों मंजिल तक ऊंचे होते थे। क्या होते थे? और 2 मंजिल तक ऊंचे होते थे। हर घर में स्नानागार और जल निकास की व्यवस्था थी। क्या थी? हर घर में स्नानागार और जल निकास की व्यवस्था थी। मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार धार्मिक या सार्वजनिक उपयोग का प्रतीक था। क्या था? मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार धार्मिक या सार्वजनिक उपयोग का प्रतीक था। लोग कृषि, शिल्प और व्यापार में जीविका चलाते थे। किस में चलाते थे? कृषि, शिल्प और व्यापार में जीविका चलाते थे। गेहूं और जौ, कपास प्रमुख फसलें थी। क्या थी? गेहूं, जौ और कपास प्रमुख फसलें थी। व्यापार भारत के भीतर और बाहर तक फैला हुआ था। क्या था? व्यापार भारत के भीतर और बाहर तक भी फैला हुआ था। धातु काल और मूर्ति काल के लोग निपुण थे। क्या थे? धातु काल और मूर्ति काल के लोग निपुण थे। जैसे नृत्य की कांस्य की मूर्ति धर्म के रूप में लोग माता देवी की, पशुपति की पूजा करते थे। क्या करते थे? नृत्य की कांस्य की मूर्ति धर्म के रूप में लोग माता देवी और पशुपति की पूजा करते थे। मुहरे और लेखन से सामाजिक जीवन का ज्ञान मिलता है। यह सभ्यता भारतीय संस्कृति की नींव मानी जाती है। और ये क्वेश्चन प्यार दोस्तों मोस्ट वीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025-26 के एग्जाम की दृष्टि से, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार में वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन प्यार दोस्तों 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, इसीलिए आप इसको भी याद कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार में वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इस साम्राज्य का प्रशासन बहुत मजबूत और संगठित था। क्या था? इस साम्राज्य का प्रशासन बहुत ही मजबूत और संगठित था। राजा सर्वोच्च शासक था और उसे मंत्री परिषद से सलाह मिलती थी। क्या थी? राजा सर्वोच्च शासक था और उसे मंत्री परिषद से सलाह मिलती थी। साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था, जिसमें प्रमुख राजकुमार होते थे। हर प्रांतों को जिले और गांव में बांटा गया था। गांव में ग्रामीण अधिकारी कर वसूलते और व्यवस्था संभालते थे। क्या करते थे? गांव में ग्रामीण अधिकारी कर वसूलते और व्यवस्था संभालते थे। सेना, न्याय और राजस्व विभाग अलग अलग थे। चाणक्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन का मुख्य ग्रंथ था। क्या था? चाणक्य का अर्थशास्त्र। क्या बोला? चाणक्य का, एक सेकंड दोस्तों, चाणक्य का अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख ग्रंथ था। अशोक ने धर्म नीति को प्रशासन में शामिल किया, जिसमें जनता में नैतिकता बढ़ी। उसने धर्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। क्या की? उसने धर्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की।
जो लोगों को धर्म और नीति का ज्ञान देते थे। इस प्रशासनिक व्यवस्था ने मौर्य साम्राज्य को भारत का पहला महान साम्राज्य बनाया। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर दिए। देखते क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे कि प्राचीन भारत में नगरों और व्यापार का विकास कैसे हुआ, समझाइए। और ये क्वेश्चन 2019 और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था कि प्राचीन भारत में नगरों और व्यापार का विकास कैसे हुआ। आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं दोस्तों। क्या बोल रहे हैं कि प्राचीन भारत में, क्या बोल रहे हैं, प्राचीन भारत में व्यापार और नगरों का विकास मौर्य काल से शुरू हुआ। कैसे हुआ? प्राचीन भारत में व्यापार और नगरों का विकास मौर्य काल से शुरू हुआ। पाटलिपुत्र, उज्जैन, कौशाम्बी और ताम्रलिप्ति जैसी नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र बने। कौन कौन सा? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कौशाम्बी और ताम्रलिप्ति जैसे नगर व्यापार का प्रमुख केंद्र बना। इन नगरों में व्यापारी, शिल्पकार और मजदूर रहते थे। व्यापार विदेशी देशों जैसे यूनान, चीन और अरब तक फैला था। मसाले, कपास, रेशम और हाथी दांत का निर्यात होते थे। क्या क्या होते थे? मसाले, कपास, रेशम और हाथी दांत का निर्यात होते थे। व्यापार में मुद्रा का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें आर्थिक व्यवस्था सरल हुई। नगरों में मंडी, बाजार और गोदाम जैसी व्यवस्थाएं थी। राजा व्यापार से कर वसूल कर एक सेकंड प्यारे दोस्तों, राजा व्यापार से कर वसूल कर राजस्व प्राप्त करता था। नगर केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक केंद्र भी थे, जहां मंदिर और विद्यालय बने। नगरों के विकास में भारतीय समाज को समृद्धि और उन्नत बनाया। तो प्यार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए आप इसको भी याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण बताइए। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2024 के पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पतन का कारण बताइए। आइए इसका आंसर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता लगभग 1900 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई थी। कब हो गई थी? 1900 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई थी। इसके पतन के कई कारण थे। नदियों का मार्ग बदल जाने से जल की कमी हो गई। बार बार बाढ़ और सूखा आने से कृषि प्रभावित हुई। क्या क्या बोल रहे कि बार बार बाढ़ और सूखा आने से कृषि प्रभावित हुई। भूमि की उपजाऊ शक्ति घट गई थी। कुछ इतिहासकार आर्यों के आक्रमण को भी कारण मानते हैं। क्या कहते हैं? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों का आक्रमण को भी कारण मानते हैं। व्यापार का ह्रास और प्रशासनिक कमजोर भी एक वजह थी। इन सब कारणों से नगर खाली हो गए और लोग गांव में बसने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे यह महान साम्राज्य लुप्त हो गई। लेकिन कई संस्कृत भारतीय जीवन में आज, क्या बोल रहा है कि लेकिन कई संस्कृतियां भारतीय जीवन में आज भी दिखाई देती हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। आप इसको ध्यान में रख के पढ़ लीजिएगा। हम बोलते हैं सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन इससे छूटने वाला नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में। प्यारे दोस्तों, जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट टेस्ट करने वाला है, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि अशोक की धर्म नीति की विशेषता लिखिए। क्या बोल रहे हैं कि अशोक की धर्म नीति की विशेषता लिखिए। आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। क्या बोल रहा है कि आंसर, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग किया और बौद्ध धर्म अपनाया। क्या बोल रहे हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उसने धर्म नीति अपनाए जिसमें दया, करुणा और अहिंसा पर बल दिया गया। अशोक ने अपने शिलालेख के माध्यम से नैतिक उपदेश जनता तक पहुंचाए। उसने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखा और पशु बलि का विरोध किया। उसने धर्म प्रचार के लिए धर्म महामात्र अधिकारियों की नियुक्ति की। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और
पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा धर्म प्रचार के लिए। उसकी नीति का प्रभाव, क्या बोल रहे हैं कि उसकी नीति का प्रभाव पूरे एशिया में फैला। अशोक की धर्म नीति में मानवता, शांति और भाईचारा का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। तो ये था प्यारे दोस्तों अशोक की धर्म नीति की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता बताइए। आइए इसका आंसर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक व्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? हड़प्पा सभ्यता एक व्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पक्की ईंटों के घर, चौड़े सड़कें और सुव्यवस्थित नालियाँ थी। नगर अक्सर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने होते थे ताकि बाढ़ में बचाव हो। मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में बड़ा स्नानागार और अनाज भंडार थे। लोग कृषि, शिल्प और व्यापार से जुड़े थे और लेखन व मोहरें इससे मिलती हैं। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यवस्था कौन कौन सी थी। और ये क्वेश्चन 2023 और 2025 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख व्यवस्था कौन कौन सी थी। आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं क्या बोल रहे कि मुख्य पेशा था। क्या था मुख्य पेशा? गेहूं और कपास उनकी उगाई जाती थी। शिल्पकार मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार और आभूषण बनाते थे। कपास की कटाई और वस्त्र निर्माण प्रसिद्ध था। व्यापार अंदरूनी और विदेशी दोनों तरह का था। मेसोपोटामिया तक व्यापार के प्रमाण मिले हैं। इसमें नगरों में समृद्धि आई और मजदूरी और उद्योग बढ़े। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यवसाय और कौन कौन से थे। ये क्वेश्चन जो था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे कि हड़प्पा की मुहरे का महत्व क्या है। तो देखिए हड़प्पा के मुहरे का महत्व क्या है। मुहरे हड़प्पा संस्कृति की पहली पहचान है। क्या है? मुहरे हड़प्पा संस्कृति की पहली पहचान है, जिन पर चिन्ह, पशु चित्र और संक्षिप्त लेख होते हैं। इनमें व्यापारिक माल की पहचान और स्वामित्व के लिए प्रयोग किए जाते था। मोहरों से उस समय की लेखन प्रणाली, धार्मिक प्रतीक की और व्यापारिक संबंधों का ज्ञान मिलता है। मोहरें पत्थर या बेल्ट कीले से बनी पाई गई। कैसे? किस से? पत्थर और बेल्ट कीले के बनी पाई गई। तो ये था हड़प्पा सभ्यता की मोहर की महत्व क्या है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं कि मौर्य काल में किसान की स्थिति कैसी थी। आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि मौर्य काल में किसानों की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में देखते हैं। किसान क्या बोल रहे हैं? किसान राजा की अर्थव्यवस्था की आधारशिला थे। क्या थे? किसान राजा की अर्थव्यवस्था की आधारशिला थे और भूमि उत्पादन पर कर्ज चुकाते थे। खेती के हाल में पशु शक्ति का प्रयोग होता था। खेती के हल में पशु शक्ति का प्रयोग होता था और सिंचाई महत्वपूर्ण थी। सूखा या बाढ़ से उनकी हालत प्रभावित होती थी और जीवन कठिन हो जाता था। कई किसान राजा की भूमि पर काम करते थे या छोटे सुस्वामी थे। कुल मिलाकर वे साम्राज्य की आर्थिक नींव थे। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कि मौर्य काल में किसानों की स्थिति कैसी थी। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे कि अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है। देखते प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में पूछा जा सकता है, वो भी 2 नंबर का, इसीलिए आप इसको याद रख लीजिए कि अशोक के शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं। अशोक के शिलालेख पत्थर व स्तंभों पर खुदे हुए हैं। क्या हुए हैं? अशोक के शिलालेख पत्थर व स्तंभों पर खुदे हुए हैं और इनमें उसकी धार्मिक नीति, नैतिक उपदेश व प्रशासनिक निर्देश लिखे हैं। ये प्रणाली व ब्राह्मी जैसी लिपियों में मिलते हैं। शिलालेखों से उस समय के सामाजिक व्यवहार, राज्य की नीति और राजा के
संदेश का पता चलता है। इसमें ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। क्या माना जाता है? इन्हें ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2026 से पूछा जा सकता है। इसीलिए आप 11 क्या बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषता बताइए। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2024, 2013 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन अत्यधिक सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक था। क्या था? हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजित अत्यधिक सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक था। नगरों को ग्रेड पैटर्न में बनाना आम था। क्या था? नगरों को ग्रेड पैटर्न में बनाना आम था। सड़कें आमतौर पर सभी सीधे और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे एक जाल जैसा नक्शा बनता था। घर पक्की ईंटों से बनते थे और उसमें द्वारा, आंगन, कमरों के साथ स्नानागार भी होते थे। घरों का गंदा पानी नालियों के माध्यम से मुख्य नाली में जाता था। यह व्यवस्था सफाई और सार्वजनिक व्यवस्था का संकेत देती है। नगरों में बड़े छोटे कोठार और गोदाम अनाज के भंडार के लिए बनाए गए थे। मोहनजोदाड़ो में स्थित महान स्नानागार से लगता है कि सार्वजनिक या धार्मिक स्नान का कोई आयोजन होता। क्या बोला कि धार्मिक स्नान का कोई आयोजन होता था। नगर अक्सर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाए गए थे ताकि बाढ़ के जोखिम से बचे जा सके। इस नियोजन से पता चलता है कि हड़प्पा समाज में प्रशासनिक समन्वय, तकनीकी ज्ञान और सामुदायिक जीवन का उच्च स्तर था। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। देख लीजिएगा आप इसको ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण विस्तार रूप से लिखें। आइए इसका आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन जितना बताएंगे अब प्यारे दोस्तों, ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपको बताएंगे हम, ठीक है ना। देखिए इसका आंसर क्या बोल रहे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन एक साथ कई कारणों से हुई माना जाता है। क्या माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का पतन एक साथ कई कारणों से हुई, यही माना जाता है। सबसे पहले प्राकृतिक कारण, जैसे नदियां मार्ग बदल जाने से बार बाढ़ या लंबे सूखे ने खेत और पानी की उपलब्धता को प्रभावित किया, जिससे कृषि उपज कम हुई और खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ा। दूसरी बात, भूमि की कटान और उपजाऊ मिट्टी की कमी से कृषि संकट और जनसंख्या में गिरावट आई। तीसरी कारण है आर्थिकता। बाहरी व्यापार में कमी और व्यापारिक मार्गों का बदलना नगरों की समृद्धि को कम कर सकता है। चौथा संभव कारण सामाजिक और राजनीतिक था। केंद्र प्रशासन कमजोर पड़ने या आंतरिक व्यवस्था से नगरों की रक्षा व व्यवस्था प्रभावित हुई। कुछ इतिहासकारों ने बाहरी आक्रमणकारियों जैसे आर्यों के आगमन को भी घटक माना है, पर यह विवाद है। इन सभी कारणों के मिश्रण से सीधे नगरों की आबादी घटती और लोगों को छोटे ग्रामों में बसने पर मजबूर किया, जिससे हड़प्पा नगरीय संस्कृति का क्षय हुई। फिर भी उसकी कलात्मक मुहरें और नगर नियोजन का प्रभाव आगे की सभ्यताओं पर दिखाई। तो ये था प्यारे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पतन के कारण विस्तार में बताए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का वर्णन कीजिए। क्या बोल रहा है? मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का वर्णन कीजिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक केंद्र और व्यवस्थित था, जिसका उद्देश्य विशाल साम्राज्य को संगठित रूप से चलाना था। राजा सर्वोच्च अधिकारी था, जिसके आसपास एक मंत्री परिषद और विविध
अधिकारी काम करते थे। चाणक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि प्रशासन में राजा, न्याय, सेना और कृषि के अलग अलग विभाग थे। साम्राज्य के प्रांतों में विभिन्न साम्राज्य के प्रांतों में विभक्त कर प्रत्येक प्रांतों में प्रशासक नियुक्त किए जाते थे, जो सीधे राज दरबार को जवाबदेही होता था। चल स्तर पर अधिकारियों का नेटवर्क था और गांव में ग्रामीण अधिकारियों कर वसूली व स्थानीय व्यवस्था संभालते थे। सेनापति और सीमा प्रशासन को मजबूत रखा गया ताकि राजा की सुरक्षा बनी रहे। मौर्य साम्राज्य ने राजनीतिक नियंत्रण के साथ साथ जनता के हितों के लिए कल्याणकारी नीति भी अपनाई। अशोक के समय में धर्म नीति व सामाजिक सुधार पर बल दिया गया। रिपोर्टिंग संचालन और अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था ने राज्यों को लंबे समय तक स्थित रखे। कुल मिलाकर मौर्य साम्राज्य ने एक बड़े भूभाग पर कड़े पर सुचारू नियंत्रण का उदाहरण दिया। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। प्यारे दोस्तों आगे का क्वेश्चन हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। आज तक यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।